साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु और चेले दोनों की कहानी आज सुनाने जा रहा हूं। अब चेला कौन आप खुद समझिए। राहुल गांधी। गुरु कौन? तो राहुल गांधी के गुरु इस समय जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, वैसे तो उनके गुरु भी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन इस समय मैं उनके एक गुरु जिनका नाम है जयराम रमेश, उनकी बात करना चाहता हूं दोस्तों। और क्यों गुरु है आप समझ लीजिए। जो 2 राउंड चला था ना भारत जोड़ो यात्रा, या आजकल उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जयराम रमेश ही निर्धारित करते हैं। अब आप देखिए, एक ही दिन में दोस्तों इधर गुरु फंसा और इधर चेला। और गुरु की हालत ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से खदेड़ दिया गया, भाग खड़े हुए। ऐसी शक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दिखाई। देखते ही उनके वकील को समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हड़काया। अच्छा, मामला क्या है आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन जयराम रमेश के साथ जो हुआ ना, मैं तो सही मायने में कहिए तो मैं बड़ा खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आईना नहीं दिखाया, खदेड़ दिया। डर के मारे पूरी याचिका वापस लेके भाग गए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी दोस्तों, राहुल गांधी पर संसद में एक बड़ा कांड हो गया है दोस्तों। वो चाहते थे कि मोदी जी को घसीट के बदनाम कर दे, उल्टा हो गया। अब स्थिति यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है। बड़े ध्यान से सुनिए, संसद से उनको भी खदेड़ा जा सकता है, इसकी भी तैयारी हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं आप भी कमेंट कीजिए, मैं तो डिकोड करूंगा ही। और ये महाशिवरात्रि का पर्व दोस्तों आ रहा है, तो आप जानते हैं कि हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ ये गीत तैयार किया है, शंकर संकट काट रहे। देखिए, बताइएगा कैसा लगा। मैंने खुद गाया है, कमेंट में पिंड कर दिया है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, क्या लिखा है। भारी कीमत चुकाने को तैयार रहें, हम सब साजिश जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जयराम रमेश को फटकार। जयराम रमेश एक याचिका लेके पहुंचे दोस्तों। अब याचिका देखते ही सीजेआई का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। याचिका सुनने से तो इनकार किया ही दोस्तों। नाराज होते हुए कड़ी फटकार लगाई, और सिर्फ फटकार नहीं लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं इसके पीछे की साजिश क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। और जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सख्त रुख देखा दोस्तों, तुरंत समझ में आ गया इनके वकील को, पीछे खिसक लिए, याचिका वापस ले ली। यह मामला क्या है दोस्तों, इस बात को जरा आप समझिए। आज ही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश, पर्यावरण का मामला है दोस्तों, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पहले मैं आपको इन्हीं के बारे में बता दूं क्या। ये क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई योजना शुरू की गई, अब उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, ठीक है, सारी योजना तैयार हो गई, फिर उस पर क्लियरेंस तो चाहिए। तो क्या सरकार पिछले समय से दे सकती है? मान लीजिए 2025 में कोई योजना शुरू की गई। अब योजना तो शुरू हो गई भाई, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन पता चला उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो लिया नहीं है। सरकार के पास पहुंचेगी, अब सरकार क्लियरेंस देगी। लेकिन क्या सरकार 2025 से दे सकती है कि 2 साल पहले से ही चल रही है या शुरू हो गया? यह होता है एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसी मामले में एक याचिका डाली गई। जैसे ही उन्होंने डाला, रिट पिटीशन था, रिव्यू पिटीशन नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला दे दिया है
तो रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है? अब इसका बैकग्राउंडर समझना जरूरी है दोस्तों। यह कहानी क्यों शुरू हुई, कैसे सुप्रीम कोर्ट जुड़ा है। दरअसल यह तो सरकार करती थी कि किसी योजना में एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया जाता था, लेकिन अचानक से पिछले साल 16 मई को 2 जजों की खंडपीठ थी, एएस ओका और उज्जवल भुइयां, इन्होंने मना कर दिया कि अब आप पूर्व व्यापी मंजूरी नहीं दे सकते। कोई अवैध निर्माण हुआ है, उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है, तो सरकार इसको इजाजत नहीं दे सकती, एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं दे सकती। लेकिन फिर इसमें पुनर्विचार याचिका डाली गई और अभी दिसंबर 2025 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से एक फैसला किया और कहा कि यह दिया जा सकता है। वो 3 जज कौन है, नाम बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन, इन लोगों ने कहा कि दिया जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में देना चाहिए। वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर असहमति जताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने BR गवई की अध्यक्षता में यह साफ साफ कहा दोस्तों कि अगर हम इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे तो हजारों करोड़ के जो सार्वजनिक निवेश हुए हैं, विकास कार्य हुआ है, उस पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई। अभी आपको मैं जयराम रमेश का बताता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। ये एनवायरमेंटल मंत्री भी रहे, पर्यावरण मंत्री भी रहे, क्या गुल खिलाते थे, जरा वो भी कहानी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताई कि ये जो मैं एक्स पोस्ट फैक्टो इसको मंजूरी दे रहा हूं, ये एक सामान्य नियम नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में ही सरकार ऐसा कर सकती है। इसमें पर्यावरण का संतुलन, ये जरूरी है कि हमने पूर्व मंजूरी नहीं दी तो आप अस्पताल, हवाई अड्डे बंद कर दे, ये तो नुकसान है ना, भारत का, सरकार का नुकसान है ना। जुर्माने की भी बात कही गई है, तमाम नियम बना दिए गए। अब आप आइए कि जयराम रमेश पहुंच गए फिर से कोर्ट, एक रिट याचिका डाली। जयराम रमेश ने कहा कि ये जो फैसला दिया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का, वो गंभीर है, वो पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पकड़ लिया, बोला ये रिव्यू पिटीशन तो नहीं है, आप रिट पिटीशन लेकर के आए, आपके पीछे का मकसद क्या है? क्या कहते हैं CJI, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, बड़े सख्त सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असल में हम इन रिट याचिकाओं के पीछे का मकसद पता है। एक फैसला था जिसे बड़ी बेंच ने बदल दिया था, अब आप अप्रत्यक्ष रूप से एक रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। आप रिट याचिका के जरिए यह कहना चाहते हैं कि वो फैसला गलत है। आप ये बात सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर बड़ी बेंच ने उसको फिर से फैसला दिया, और आप रिव्यू पिटीशन न डाल करके एक रिट पिटीशन डाल रहे हैं। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सख्ती दिखाते हैं दोस्तों, सख्त सवाल पूछते हैं। CJI सूर्यकांत जयराम रमेश से पूछते हैं, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, रिट कैसे सुनवाई योग्य है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसे चैलेंज करके आप इनडायरेक्टली फैसले का रिव्यू मांग रहे हैं, यह कैसे मुमकिन है? अच्छा, मजेदार चीज आपको और बताता हूं दोस्तों, ये लोग सरकार की आलोचना करते हैं ना, लेकिन बताते नहीं है कि ये जो सरकार काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है, सरकार अपने आप नहीं कर रही। यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और CJI चेतावनी देकर के फिर आखिर में कहते हैं कि ये आपने ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए फाइल किया है, भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। आप रिट याचिका के जरिए किसी फैसले की समीक्षा की मांग कैसे कर सकते हैं? जयराम रमेश को समझ में आ गया, मामला गड़बड़ हो गया, अपनी याचिका वापस ले ली। लेकिन आपको मैं जरा इनका बैकग्राउंडर भी बताता हूं दोस्तों। ये जो जयराम रमेश है ना, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इस बात को आप समझिए। अभी सुप्रीम कोर्ट से पीछे भागे हैं ना, ये कई बार माफीनामा लिख चुके हैं, आपको आश्चर्य होगा। ये राहुल गांधी के गुरु हैं। आज जितनी सारी चीजें हो रही है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रही।
मैं जयराम रमेश की कुछ 2-3 घटनाओं की चर्चा करता हूं। याद कीजिए, अगस्त 2015 में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे सीधे इन्होंने अनुराग ठाकुर और उनके पिता, उन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर और प्रेम धूमल, ये दोनों कोर्ट पहुंचे। जयराम रमेश को समझ में आ गया, हमने तो झूठ कहा था। भाई पीछे का खेल। अपने आप ये प्रेम कुमार धूमल के घर पहुंचे और जाकर वहां माफी मांगी। ये वो जयराम रमेश है, ये वही जयराम रमेश हैं दोस्तों, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर भी गंभीर इल्जाम लगाए। 2020 की बात बता रहा हूं। इनको समझ में आ गया मैंने गलत दिया, इन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। ये विवेक डोभाल से भी माफी मांगने पहुंचे, माफी मांगी। आपको ये बता रहा हूं, ये वो व्यक्ति है दोस्तों, जब ये केंद्रीय मंत्री थे ना, तब इन्होंने मनमोहन सिंह से माफी मांगी थी, वो भी देख लीजिए। ये माफीबाज हैं, ये दूसरे केजरीवाल हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी जयराम रमेश को इतना महत्व क्यों मिलता है? तो मैं आपको बताता हूं। चीनी प्रेम, इनके मन में जो चीन का प्रेम है ना, वो रह रह कर उमड़ता है। और राहुल गांधी के बारे में आपको पता है। मैं इनका कुछ वाकया बताता हूं। जब ये मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, 2010 की बात बताता हूं। ये चीन यात्रा पर पहुंचे और उसके बाद चीनियों के साथ ऐसा हेलमेल किया कि चीन का दिल जीत लिया। चारों तरफ खबरें, प्रशंसा के गीत लिखे जाते थे, जयराम रमेश विल सपोर्ट इन चाइना। लेकिन चीन जाकर किया क्या इन्होंने, यह भी जानना जरूरी है। चीन यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने देश के गृह मंत्रालय की सुरक्षा नीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मंत्री हैं ये। और तो और चीन की टेलीकॉम कंपनियों के भारत में आने के लिए पूरा जोर जयराम रमेश ने लगाया था। और जानते क्या कहा था? कि भारत का गृह मंत्रालय चीन की कंपनियों को लेकर बेवजह शक करता है। ये केंद्रीय मंत्री थे और चीन की बैटिंग कर रहे हैं, भारत सरकार पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। क्या होता है सरेंडर करना, उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा रहा हूं। इस पर गृह मंत्रालय, उस समय चिदम्बरम थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर शिकायत की कि ये हमारा मंत्री है, ये चीन की बैटिंग कर रहा है, हम पे इल्जाम लगा रहा है। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, वो मनमोहन सिंह जो बोलते ही कम थे, ना बोलने के लिए मशहूर थे, उन्होंने भी जयराम रमेश को कड़ी फटकार लगाई थी उस समय। देख रहे हैं ना। और इस एपिसोड के लिए जयराम रमेश को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगनी पड़ी थी, लिखित माफी। ये माफीबाज हैं। और आपको आश्चर्य होगा चीन के प्रति कितना प्यार धड़कता है, इनका दिल धड़कता है। इसकी बानगी दिखाता हूं। वहां की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में आने की वकालत के लिए अपने किताब में भी इसकी चर्चा की। इसका जिक्र हाल ही में मशहूर वकील महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट में किया, आप देख लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जयराम रमेश सिर्फ चीन की कंपनियों को भारत में आने देने की पैरवी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर एक बांध बनना था। उसमें ये कहते थे कि चीन की मदद लीजिए। ये चीन के प्रति इतने उत्सुक होते थे, आप समझिए ये। और अच्छा, उस समय क्या होता था, ये यूपीए सरकार की बात बताता हूं। चीन तो अपनी तरफ बांध बना रहा है, हमारे रक्षा मंत्री बनाते ही नहीं थे। हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री गांधी परिवार ये तो बनाता ही नहीं था। और कहता क्या था कि हम जानबूझ के नहीं बनाते हैं, चीन को बनाने दो, हम बना देंगे तो छीनने का खतरा रहेगा, आप समझिए। और जयराम रमेश ने क्या क्या किया, जरा मैं आपको वो भी बताता हूं। चीन तो बांध बना रहा था, उस समय उन्होंने, जयराम रमेश ने अपने मंत्रालय के जरिए खतरनाक काम किया। जयराम रमेश ने अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जो उत्तर पूर्व में जितनी परियोजनाएं चल रही थी ना, उस पर सवाल खड़ा किया और पर्यावरण का अड़ंगा डाल दिया। पर्यावरण मंत्री थे, चीन बना रहा है और ये भारत सरकार की परियोजनाओं पर ही सवाल खड़े कर रहे थे।
और इतना ही नहीं दोस्तों, पर्यावरण का अड़ंगा डाल करके जो विदेशी कंपनियां एफडीआई लेकर आती है ना, उस पर भी अड़ंगा डाला। और उस समय जो मैं आंकड़े देख रहा था, भारत में सबसे कम एफडीआई इसी दौरान हुआ। और इसकी वजह भी जयराम रमेश थे दोस्तों। इनका चीन से कितना प्रेम था, एक शब्द आपको बताता हूं। इन्होंने भारत चीन के प्रेम को गढ़ने के लिए एक नया शब्द दिया, चिंडिया। चाइना से ची लिया और इंडिया से इंडिया, चिंडिया। देख रहे हैं आप। और लगातार ये चीन की पैरवी करते रहे दोस्तों। और क्यों, आपके मन में फिर सवाल उठेगा कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो जयराम रमेश को राहुल गांधी ने हटाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं हटाया दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही चीन जाकर के वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में एक समझौता कर चुके थे। अब जब गांधी परिवार खुद ही जाकर के डोनेशन ले रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने डोनेशन दिया, आप जानते हैं। तो ये है जयराम रमेश दोस्तों। इसी पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से खदेड़ा। यह है असली कहानी। अब मैं राहुल गांधी की भी आपको बता देता हूं बहुत संक्षिप्त में दोस्तों। अभी राहुल गांधी तो कभी स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, कभी सड़क छाप तरीके से, कल का मैं वीडियो देख रहा था, एकदम सीढ़ियों में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं जाकर के मंत्रियों को टोका टाकी कर रहे हैं। अब निशिकांत दुबे एक प्रस्ताव लेकर आए हैं और इस प्रस्ताव में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित किया जाए, उनकी सांसदी रद्द हो। अब निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ देता हूं। यह कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है, मैंने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वो कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएस एड के साथ कैसे जुड़े हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं और वो भारत विरोधी ताकतों से कैसे संबंधित हैं। निशिकांत दुबे ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए और उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने की भी रोक लगाई जाए। आपको पता है ना, कल राहुल गांधी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पता नहीं क्या ग्रीक होता है, चोक होता है, पता नहीं मार्शल आर्ट, तमाम चीजें। ये लगातार सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते रहे दोस्तों। इसीलिए इनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात कही गई। अब ये क्या होता है सब्सटेंटिव मोशन? संसदीय भाषा में वो मूल प्रस्ताव होता है जो सदन के समक्ष स्वतंत्र रूप से रखा जाता है, जिस पर सीधी बहस और मतदान होता है। याद रखिए, यह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है जो किसी बड़े या आधिकारिक पद पर हो। केवल सब्सटेंटिव मोशन पारित हो जाने से स्वतः सदस्यता समाप्त नहीं होती, लेकिन सिफारिश की जाती है दोस्तों। और राहुल गांधी की सदस्यता तो पहले भी जा चुकी है कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन अब जो हरकत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से खतरनाक है। तो आप देखिए दोस्तों, एक ही समय में गुरु और चेला दोनों फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया वो सही किया? क्या राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। मेरा निवेदन है, कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, जो नया गीत है मेरी ही आवाज़ में ज़रूर देखिए, कमेंट में पिन कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।